हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रमेश वत्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल EGSS। जैसा कि हमारी जो सीरीज चल रही है 10वीं क्लास का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, हिस्ट्री का चैप्टर है। और आज का जो हमारा विषय रहेगा, टॉपिक रहेगा उस लेसन का, वो रहेगा जर्मनी का एकीकरण। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था, किस तरह से 1848 के अंदर जो मध्यम वर्ग है जर्मनी का, वो राजनीतिक एकीकरण करने का प्रयास करता है। हम ये कह सकते हैं कि वो राजा को संसद के अधीन लाने का प्रयास करता है, लेकिन वो असफल हो जाता है। उसके पीछे बहुत सारे कारण रहे होंगे, लेकिन मेन कारण यही रहा कि सेना के और नौकरशाही के दबाव में उनकी आवाज़ को, कहीं ना कहीं उनकी भावना को, उस राष्ट्रवाद की भावना को दबा दिया जाता है। लेकिन जो जर्मनी है उसके मध्यम वर्ग के अंदर कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की भावना जीवित थी, की वजह से कहीं ना कहीं वो लोग लगे हुए थे। अब इस चीज़ को जो देखता है, इस चीज़ की जो कमान लेता है कि अब हमें जर्मनी का एकीकरण कर देना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से निम्न वर्ग के द्वारा आंदोलन किए जाते हैं, उसके बाद मध्यम वर्ग के द्वारा प्रयास किया जाता है, और अब तीसरा प्रयास जो होगा वो उन राजाओं के द्वारा, उस सिस्टम के द्वारा होगा, मोनार्की के द्वारा होगा, जो कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों का, यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर शासन कर रहा था। अब उसको बातें समझ में आने शुरू हो जाती है कि ऐसे जनता विरोध करेगी तो इस तरह से हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा शासन करना। तो इसी कड़ी में कहीं ना कहीं जो प्रसा, जो जर्मनी था वो स्वतंत्र नहीं था, प्रसा के अधीन आता था, और प्रसा के राजकुमार थे, राजा थे। जो राजा वो थे काइजर विलियम प्रथम। उनके दिमाग में इसका एकीकरण करने का प्रयास आया और उन्होंने सारी बागडोर दी ओटोमन बिस्मार्क को। और ओटोमन बिस्मार्क बहुत ही कूटनीतिक था, बहुत ही तेज तर्रार आदमी था, और किस तरह से वो इस पूरी जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया को सफल बनाता है उसको हम समझेंगे। देखिए, जो जर्मनी एकीकरण है वो 10वीं क्लास के अंदर केवल भूगोलिक एकीकरण की ही बात की गई है। वैसे जर्मनी का एकीकरण बहुत लंबी चलने वाली प्रक्रिया थी। उसका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक हर तरह से एकीकरण हुआ था, लोग हर तरह से लगे हुए थे। लेकिन आपकी बुक के अंदर केवल भूगोलिक एकीकरण की ही बात की गई है, जिसमें ओटोमन बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हम ये कह सकते हैं ओटोमन बिस्मार्क को ही जर्मनी के एकीकरण का जनक कहा जाता है। हम उस प्रक्रिया को ही पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा बैक में जाना होगा। उसको हम देखते हैं पूरी प्रक्रिया को। एक बार आपको मैंने पहले भी बोला है और एक बार मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जो यूरोप है वो ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर बंटा हुआ था, जिनमें से हम ये कह सकते हैं जो जर्मनी है, जर्मनी अकेला 300 क्षेत्रों के अंदर लगभग बंटा हुआ था। आपको ध्यान होगा जब फ्रांस के अंदर शासन चल रहा था नेपोलियन का, नेपोलियन ने भी लगभग 39 राज्यों को मिलाकर एक जर्मन महासंघ बनाया था, जो बाद में वियना के संधि के दौरान भी यूं का यूं रखा गया था। तो 39 राज्यों को, छोटे छोटे क्षेत्रों को मिलाकर तो नेपोलियन ने भी प्रयास किया था। लेकिन जो यूरोप अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जो बंटा हुआ था, जो फैला हुआ था, अब उसको एकत्रित करने की बारी आती है और प्रयास होता है जर्मनी से। जैसा कि जर्मनी है जो लगभग 300 क्षेत्रों के अंदर वो फैला हुआ था, जिसमें से नेपोलियन के द्वारा 39 राज्यों का एक महासंघ बनाया गया था, जो जर्मन महासंघ के नाम से जाना गया। उसके बाद बात आती है 1815। 1815 के अंदर वियना की संधि होती है और नेपोलियन के यहाँ पर हार हो जाती है। नेपोलियन वाटरलू के युद्ध में हार जाता है और यहाँ वियना की संधि होती है। जो वियना की संधि होती है उस समय जो जर्मनी है, जो जर्मन महासंघ है, हम ये कह सकते हैं जर्मन महासंघ, जर्मन महासंघ चला जाता ऑस्ट्रिया के अधीन। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो इसके ऑस्ट्रिया के अधीन चले जाते हैं और ऑस्ट्रिया का चांसलर उस समय होता है ड्यूक मेटरनिक। तो इस तरह से 1815 में ये इसकी प्रक्रिया ऑस्ट्रिया के अधीन चली जाती है। उसके बाद बात आती है 1834 के अंदर, जैसा कि मैंने बताया कि इस तरह से जो यूरोप है वो फैला हुआ था। इनकी प्रॉब्लम क्या थी, जैसे ये ए पार्ट है, अगर ए पार्ट से बी में आपको व्यापार करना है तो यहाँ पर अंतरिम सीमा शुल्क होते थे। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के जो शुल्क होते थे वो बहुत ज़्यादा होते थे। वो इतने होते थे कि 100 रुपये की चीज़ पर हो सकता 70 रुपये टैक्स लग जाए। इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर थी और उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित था तो वो जर्मनी था। अब जर्मनी वाले लोगों को एक बात समझ में आ रही थी कि किस तरह से एक फ्रांस का व्यक्ति नेपोलियन हमारे ऊपर आकर शासन कर जाता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है। और वो कमी उनको कहाँ नजर आई कि हम लोग संगठित नहीं हैं, हम एक साथ मिलकर नहीं रह रहे हैं।
इसलिए सबसे ज़रूरी है कि अगर हम इकट्ठे होना चाहते हैं, एक साथ होना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले जो हमारे बीच में आने वाली बाधाओं को पार करना होगा। और सबसे पहली बाधा इनके लिए क्या थी? अंतरिम सीमा शुल्क थे। तो जब 1834 में जालवे राइन शुल्क संघ आया, जालवे राइन शुल्क संघ आया, तो सबसे ज़्यादा सहमति देने वाले अक्षेत्र किसके थे? जर्मनी के थे। जर्मनी के अक्षेत्रों ने सबसे ज़्यादा सहमति दी थी, इस शुल्क संघ को स्वीकार किया था। अब इसके अंदर हुआ क्या था? इसके अंदर जो था, इन जो अंतरिम सीमा शुल्क थे, जो एक अक्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए जो शुल्क लगाए जाते थे, उनको हटा दिया गया यहाँ से। उसके बाद जो मुद्राएं थी, मुद्राएं लगभग 30 फैमिली ना, जब अक्षेत्र अलग अलग है तो मुद्राएं भी बहुत सारी थी, तो अब 30 मुद्राओं से घटाकर केवल 2 मुद्राएं कर देंगे। कई बार ये प्रश्न आ जाता है, पहला प्रश्न ये आ जाता है जालवे राइन शुल्क संघ कब आया था? 1834 में आया था। उसमें क्या परिवर्तन किया गया था? जो सीमा के अंतरिम शुल्क लगे हुए थे, शुल्क थे, सीमा अंतरिम सीमा शुल्क थे, जो टैक्स लगे हुए थे, उनको समाप्त कर दिया गया, और जो मुद्राएं हैं उनकी संख्याएं 30 से 2 कर दी गई थी। तो ये कई बार प्रश्न आ जाता है, इसको भी हमें समझने की जरूरत है। और सबसे ज़्यादा सहमति, अगर एक शुल्क संघ को सबसे ज़्यादा किसी ने अपनाने की कोशिश की, सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किसी ने किया था, तो जर्मनी ने किया था। क्योंकि मैंने कहा जर्मनी को ये बात समझ में आ चुकी थी कि अब हमें एकत्रित होना होगा। तो इस तरह से जो हम ये कह सकते हैं कि जर्मनी का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हर तरह से एकीकरण हुआ। उसमें कहीं ना कहीं पहली शुरुआत आर्थिक एकीकरण की यही थी कि अब हमें, या सामाजिक एकीकरण की शुरुआत कहीं ना कहीं यही थी कि अब हमें एकत्रित हो जाना चाहिए। और हमारे बीच में जो सबसे बड़ी बाधा थी वो थी सीमा शुल्क, और उनको अब समाप्त कर दिया गया था। तो सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट करने वाले जो क्षेत्र थे वो जर्मनी के थे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो लंबी चली प्रक्रिया थी उसमें आर्थिक क्षेत्र में किया गया पहला प्रयास यही था कि सीमा शुल्क संघ थे वो समाप्त कर दिए गए थे, और जर्मनी के क्षेत्र व्यापारिक रूप से एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो गए थे। उसके बाद बात आती है 1848। 1848 के अंदर क्या हुआ? फ्रैंकफर्ट संसद हुई। वहाँ पर यहाँ के मध्यम वर्ग के द्वारा प्रयास किया गया कि किसी न किसी रूप में जो राजा है, राजा को संसद के अधीन लाया जाए, अर्थात राजनीतिक एकीकरण करने का प्रयास किया गया कि हमें जर्मन को एक संघ बनाना है, एक देश बनाना है, एक राष्ट्र बनाना है। और इसके लिए हमने सीमा शुल्क संघ तो समाप्त कर दिए गए हैं, अब हमें राजनीतिक रूप से भी प्रयास करना चाहिए, जो मध्यम वर्ग ने किया। और वो 1848 में किया गया प्रयास फिर भी असफल हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेना के दबाव में और राजशाही के दबाव में कहीं ना कहीं इन लोगों की जो भावना है राष्ट्रवाद की, उसको दबा दिया जाता है। तो इस तरह से 1848 में किया गया प्रयास इनका भी असफल हो जाता है। तो अब यहाँ से मैंने कहा था कहीं ना कहीं जो यूरोप है वो 3 भागों में बंटा हुआ था। एक निम्न वर्ग था जिसने अपने आंदोलन किए, उसके बाद एक मध्यम वर्ग था जिसने राजनीतिक एकीकरण करने का प्रयास किया, भावना राष्ट्रवाद की कूट कूट कर भरी हुई थी उनके अंदर। उसके बाद जो तीसरा है वो है राजाओं का सिस्टम, जो मोनार्की का सिस्टम हुआ था। अब उनके अंदर थोड़ा बहुत बदलाव आएगा 1848 के बाद। किस तरह से? 1848 के बाद पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि राजाओं ने अपने सिस्टम के अंदर परिवर्तन किया, और उसी का परिणाम होगा। ठीक है, 1848 में जो यहाँ के प्रसा के राजा थे फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, उसने संसद के अधीन आना तो अस्वीकार कर दिया था। लेकिन अब प्रसा के ही जो राजा है काइजर विलियम प्रथम, उसके दिमाग में आती है कि अब हमें जर्मनी का एकीकरण कर देना चाहिए। वो सारी जिम्मेदारी देता है ओटोमन बिस्मार्क को। ओटोमन बिस्मार्क कौन होता है? ओटोमन बिस्मार्क उस राजा के अधीन एक मंत्री होता है, मुख्यमंत्री होता है, मेन मंत्री होता है। मुख्यमंत्री कोई पद नहीं था, हम ये कह सकते हैं जितने भी मंत्री हैं उनमें सबसे मुख्य था, मेन मंत्री था वो। तो उसको इस प्रक्रिया को अपनाने का जिम्मेदारी दी जाती है, और वो किस तरह से इस प्रक्रिया को अपनाता है उस चीज़ को हम समझते हैं। वो बहुत ही तेज तर्रार था, कूटनीतिक आदमी था। अब उसकी कूटनीति हमें कहाँ से नजर आई उसका एग्जाम्पल भी मैं आपको देता हूँ। होता क्या है देखिए आप, जब 1864 आता है, जब ओटोमन बिस्मार्क को इस चीज़ की जिम्मेदारी दी गई कि आपने जर्मनी का एकीकरण करना है। होता ना हमारे अंदर भी, जब किसी आदमी को जिम्मेदारी दी जाती है तो अपने तरीके से काम करने का प्रयास करता है। उसी कड़ी में जो ओटोमन बिस्मार्क को जब इस चीज़ की जिम्मेदारी दी गई कि आपको जर्मनी का एकीकरण करना, तो उन्हें सबसे पहले उसको इस बात का पता था कि तुझे युद्ध भी करने पड़ेंगे, क्योंकि उसने एक नीति अपनाई थी जिसको बोला गया लोहे एवं रक्त की नीति। लोहे एवं रक्त की नीति का मतलब किन देशों के ऊपर आपको सख्त होना है, किन देशों के साथ आपको युद्ध करना है, कहाँ पर आपने मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने हैं, इस तरह की वो नीति अपनाई थी। तो क्योंकि वो कूटनीतिक था, बहुत तेज तर्रारा व्यक्ति था, तो उसने किया क्या कि सबसे पहले उसने प्रसा के राजकुमार मुख्यमंत्री थे, प्रसा की जो सेना है, प्रसा की जो
सेना है, मैं ये कह सकता हूँ। एकीकरण के अंदर जो उसने जिन चीज़ों का सहारा लिया था, सबसे पहले तो प्रशा की सेना को मजबूत किया। उसके बाद उसने क्या किया, ब्यूरोक्रेसी मतलब नौकरशाही। कूटनीतिक आदमी था, उसको पता था कहाँ से क्या चीज़ें करनी है। इतना आसान नहीं था जर्मनी का एकीकरण करना, लेकिन उसने सबसे पहले अपने प्रशा को मजबूत किया, जिसके बेस पर उसको जर्मनी का एकीकरण करना था। सेना को मजबूत किया, ब्यूरोक्रेसी को मजबूत किया, और कहीं ना कहीं उसके साथ अगर किसी का ऊपर हाथ था तो वहाँ के राजा थे जो काइजर विलियम प्रथम थे, उनका भी पूरा सहयोग रहा। हम ये कह सकते हैं प्रशा जो था, क्योंकि जो जर्मनी था, जर्मनी स्वतंत्र नहीं था, जो बहुत सारे क्षेत्रों में बंटा हुआ था जर्मनी, उनमें सबसे बड़ा क्षेत्र कोई था तो वो प्रशा था। मजबूत था राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, और कहीं ना कहीं सेना के हिसाब से मजबूत था। तो ओटोमन बिस्मार्क ने सबसे पहले सेना को मजबूत किया, नौकरशाही को मजबूत किया, और उसके बाद वो आगे बढ़ता। आगे कैसे बढ़ता है, किस तरह से वो राजनीतिक चालें खेलता है, किस तरह से अपनी कूटनीति का प्रयोग करता है, वो मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ। हालांकि वो आपके इसमें नहीं है, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसको देखिए आप। होता क्या है, 1864 में जो ओटोमन बिस्मार्क है वो ऑस्ट्रिया के साथ अपने संबंध अच्छे बना लेता है। मैं ये कह सकता हूँ ऑस्ट्रिया के साथ मित्रता करता है वो 1864 में। उसको इस बात का पता है कि अब आपका युद्ध होगा डेनमार्क के साथ, डेनमार्क से आप वैसे जीतना आपके लिए मुश्किल होगा। तो वो ऑस्ट्रिया को अपना मित्र बनाकर 1864 में डेनमार्क के ऊपर हमला कर देता है। डेनमार्क, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र ऐसे थे, जैसे मैंने बताया, कुछ फ्रांस के अधीन है, कुछ ऑस्ट्रिया के अधीन है, और कुछ डेनमार्क के अधीन है। तो 1864 में ये क्या करता, ऑस्ट्रिया को अपने साथ मिला लेता, ओटोमन बिस्मार्क हमला कर देता है। अब जब इसने हमला किया तो यहाँ से डेनमार्क हार जाता है, और इस तरह से ओटोमन बिस्मार्क जो डेनमार्क के अधीन जो भी क्षेत्र थे जर्मनी के, उनको अपने अधीन ले लेता है। उसके बाद इसको ये बात समझ में आ जाता है कि ऑस्ट्रिया आपसे मजबूत है, तो ये जब डेनमार्क को ये जीत लेता है तो ये बीच में कुछ ऐसी शर्तें लगा देता है जो बाद में ऑस्ट्रिया को समझ में आती है, भाई ये तो आपका ओटोमन बिस्मार्क ने कुछ अलग ही कर दिया। उस समय इतनी शर्तें नहीं थी, लेकिन जीतने के बाद इसने बहुत सारी शर्तें लगा दी, अपना दिमाग लगाया ना उसने। लेकिन जब तक ऑस्ट्रिया को ये बातें सारी इसकी चालें थी जो समझ में आती, उससे पहले ही 1866 में इसने ऑस्ट्रिया पर ही हमला कर दिया। देखिए आप, डेनमार्क को हराने के लिए ऑस्ट्रिया का सहारा लेता है, और जब तक ऑस्ट्रिया को ये बातें समझ में आती है कि ये तो सारा डेनमार्क के ओटोमन बिस्मार्क की सारी चालें हैं, जब तक उसको समझ में आती है तब तक ये ऑस्ट्रिया पर ही हमला कर देता है। अब ऑस्ट्रिया क्या करेगा, क्योंकि ऑस्ट्रिया तो इसी चीज़ में लगा हुआ था कि ये हो कैसे गया। उससे पहले ये हमला करके ऑस्ट्रिया के ऊपर, ऑस्ट्रिया के अधीन जो भी क्षेत्र थे जर्मनी के, उनको अपने अंदर कर लेता है। उसके बाद तीसरा युद्ध करता है ये 1870 में, जो फ्रांस के ऊपर तीसरा युद्ध करता है फ्रांस के ऊपर। फ्रांस के अधीन इसके चार ही क्षेत्र थे मेनली, जो जर्मनी के फ्रांस के अधीन थे, और इस तरह से 1870 में ये फ्रांस को भी हरा देता है और उन क्षेत्रों को अपने अंदर शामिल कर लेता। इस तरह से जब 1864 से शुरू होता है, ये 1864 से शुरू होता है, और 1871 में जो एकीकरण होता है, लगभग 7 साल के दौरान इसके 3 युद्ध होते हैं। 1864 में डेनमार्क के साथ, 1866 में ऑस्ट्रिया के साथ, 1870 में फ्रांस के साथ, जबकि ये डेनमार्क को ऑस्ट्रिया के साथ ही मिलकर हराता है। इस दौरान बहुत सारी संधियां होती हैं, बहुत सारी फ्रैंकफर्ट संधि भी होती है। ये संधियां वो होंगी जो बाद में प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनेंगी। वो आपकी बुक में नहीं है, उसका जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जो ओटोमन बिस्मार्क था, इन संधियों के दौरान इसने एक बार ऐसी स्टेटमेंट भी दी थी, जब युद्ध हुए थे, संधि के दौरान इसने एक बात कही थी, संधि करने के बाद, कि हमने एक बहुत बड़े गहरे गड्ढे को कागज़ के द्वारा ढक दिया गया। ये ऐसी स्टेटमेंट देता है, आप समझ गए ना, कि एक बहुत बड़े गड्ढे को हमने कागज़ के द्वारा ढक दिया गया है। वो संधि के दौरान इस तरह की स्टेटमेंट देता है ओटोमन बिस्मार्क। तो ये संधियों का आपके यहाँ पर जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। संधियाँ क्यों होती है, कैसे होती है, बहुत सारी संधियाँ होती हैं जिसके द्वारा इन युद्धों को समाप्ति होती है। लेकिन आपके बुक के अंदर मैंने कहा भूगोलिक एकीकरण की ही बात की गई है, और किस तरह से भूगोलिक एकीकरण ये कहते हैं हम, विलियम जो काइजर विलियम प्रथम है उसके द्वारा, ओटोमन बिस्मार्क के द्वारा किस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती है स्टेप टू स्टेप। मैंने वो 10 पॉइंट यहाँ पर मेंशन किए हैं। आपके 10 पॉइंट के अंदर मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा क्या क्या प्रक्रिया अपनाई, जो आपकी बुक के अंदर दिया है और जहाँ से क्वेश्चन आपका आता है। जर्मनी एकीकरण की जो प्रक्रिया है उस पर नोट लिखिए, वो सारी चीज़ें यहाँ से आ जाती है। देखिए आप
10 पॉइंट मैंने निकाले हैं मेन उन पे डिस्कशन करते हैं। और ये मैंने तरीका थोड़ा सा आपको डिटेल बता दी किस तरह से ओटोमन बिस्मार्क अपनी कूटनीति के द्वारा जर्मनी का एकीकरण करने में कामयाब हो जाता है। उन चीज़ों को पढ़ते हैं। पहला, 1848 में मध्यम वर्ग के द्वारा किया गया प्रथम प्रयास असफल रहा। जो फ्रैंकफर्ट संसद के द्वारा राजनीतिक एकीकरण करने का प्रयास किया था वो कहीं ना कहीं असफल हो जाता है। राष्ट्रवादी जो भावनाएं थी, असफल भले ही हो गया लेकिन राष्ट्रवाद की जो भावना थी मध्यम वर्ग के अंदर वो बहुत ज़्यादा व्याप्त थी, लेकिन फिर भी उनकी भावनाओं को कहीं ना कहीं राजशाही व सेना के द्वारा मिलकर उन भावनाओं को दबा दिया जाता है। 1848 में जो राजनीतिक एकीकरण करने का प्रयास किया जाता है जर्मनी के मध्यम वर्ग द्वारा वो असफल हो जाता है, लेकिन वहाँ से बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती हैं जिसका परिणाम जर्मनी का एकीकरण होता है, भौगोलिक एकीकरण। उसके बाद अब जब ये असफल हो जाता है, इसके बाद राष्ट्रीय एकीकरण की जो कमान है जो अपने हाथ में ले लेता है कौन, वो ले लेता है पर्सा, जिसमें प्रमुख होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, जो मेन मंत्री होते हैं ओटोमन बिस्मार्क पर्सा के, और राजा विलियम प्रथम होते हैं, राजा विलियम प्रथम होते हैं। ये हिंदी में कई बार केसर लिखा, इंग्लिश में केसर लिखा आता है, काइजर लिखा जाता है, और कई जगह मैंने एक जगह ये भी पढ़ा था कि नाम तो इसका विलियम प्रथम ही था, लेकिन जब इसको जर्मनी का शासक बनाया गया तो इसके आगे काइजर लगा दिया गया ताकि ये पता चले कि जर्मनी के अंदर जिन्होंने शासन किया है उसके आगे काइजर लगाया जाएगा, केसर बोलते हैं इंग्लिश में, और उससे पहले विलियम प्रथम था। चलो जो भी है उस चीज़ को देखते हैं हम। उसके बाद इस प्रक्रिया में मैंने कहा था कि सबसे पहले सेना को मजबूत किया था, नौकरशाही को मजबूत किया गया था। तो जो ओटोमन बिस्मार्क है उसने सेना की सहायता ली, नौकरशाही की सहायता ली थी पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने में। उसके बाद इस दौरान जो 7 वर्षों के दौरान 1864 से 1864 में जो डेनमार्क के साथ हुआ और 1870 में जो हुआ था फ्रांस के साथ, दौरान ये 7 वर्ष के दौरान इसके 3 युद्ध हुए। 1864 में डेनमार्क के साथ जो ऑस्ट्रिया की सहायता से डेनमार्क को हराया गया था, और वापस 1866 में ठीक 2 साल बाद पर्सा के द्वारा, ओटोमन बिस्मार्क के द्वारा वापस ऑस्ट्रिया के ऊपर युद्ध कर दिया जाता। और फ्रांस 1870 में कुछ क्षेत्र फ्रांस के अधीन थे उनको भी अपने कंट्रोल में कर लेता ओटोमन बिस्मार्क, जहां 3 युद्ध होते हैं। उसके बाद 18 जनवरी 1871 को वर्साई एक जगह है, वहां पर एक शीश महल है, शीशों का महल है, जिसको हॉल ऑफ मिरर्स बोला जाता है। उसके अंदर इनकी महत्वपूर्ण बैठक होती है जिसमें पर्सा के खुद ओटोमन बिस्मार्क होते हैं, विलियम काइजर प्रथम होता है। उसके बाद यहाँ पर्सा के जो मेन मंत्री होते हैं वो सभी होते हैं, सेना होती है, नौकरशाही होती है, और नया जर्मनी जो बना है वहाँ के भी कुछ मुख्यमंत्री, मान कह सकते हैं जिन मंत्रियों का चुनाव किया गया था जर्मन को राष्ट्र के निर्माण में जो बनाए गए थे नए मंत्री, वो भी शामिल होते हैं। तो इस तरह से सभी लोगों की एक महत्वपूर्ण बैठक होती है शीश महल के अंदर। कई बार प्रश्न आ जाता है कि कब बैठक हुई थी, वो हुई थी 18 जनवरी 1871 को, और शीश महल हॉल ऑफ मिरर्स में ये महत्वपूर्ण सभा इनकी होती है, और जहाँ पर राजा काइजर विलियम प्रथम को जर्मन का सम्राट घोषित कर दिया जाता है। मैं ये बता रहा हूँ कि विलियम प्रथम ही थे। जब इसको जर्मन का सम्राट घोषित किया गया तो इसका आगे काइजर लगा दिया गया, इंग्लिश में केसर लिखा जाता है ये। तो इस तरह से काइजर विलियम प्रथम को सम्राट घोषित कर दिया गया। हो सकता है कि बाद में जाकर एक वर्साई की संधि भी होती है, बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनती हैं, उनके ऊपर अभी जिक्र नहीं करते, नेक्स्ट टाइम कभी। उसके बाद इस महत्वपूर्ण बैठक में जो पर्सा के राजा भी शामिल होते हैं, खुद ओटोमन बिस्मार्क शामिल होता है, सेना होती है, और पर्सा के महत्वपूर्ण मंत्री वो सारे शामिल होते हैं। और इसके अलावा जो जर्मनी के जो नया जर्मनी बना उसके भी कुछ को पदभार दिया जाता है, कुछ जिम्मेदारियां दी जाती है, वो लोग भी वहाँ पर शामिल होते हैं, और सभी को मिलाकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाती है वर्साई के अंदर, और जहाँ पर जो जर्मन है उसको एक राष्ट्र घोषित कर दिया जाता है। और वहाँ पर काइजर विलियम प्रथम जो पर्सा के ही राजा होते हैं उन्हीं को वहाँ पर सम्राट घोषित कर दिया जाता है। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जर्मनी का एकीकरण सफल हो जाता है ओटोमन बिस्मार्क के प्रयास से। तो जर्मन के राष्ट्र निर्माण में पर्सा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमने देख ही लिया किस तरह से पूरा तंत्र, चाहे सेना हो, चाहे नौकरशाही हो, चाहे राजा विलियम प्रथम हो, और चाहे ओटोमन बिस्मार्क को, पूरा पर्सा कहीं ना कहीं जर्मनी एकीकरण में लगा हुआ था। और तो पर्सा के मुख्यमंत्री ओटोमन बिस्मार्क को जर्मनी एकीकरण का जनक कहा जाता है। कई बार प्रश्न आ जाता है कि जर्मन एकीकरण के जनक, जर्मन एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है? ओटोमन बिस्मार्क को कहा जाता है। वो कहाँ के थे? पर्सा के थे, मुख्यमंत्री थे, मेन मंत्री थे वहाँ के। और जब जर्मन का एकीकरण हो जाता है, जर्मन एक राष्ट्र घोषित कर दिया जाता है, तो वहाँ पर जो बदलाव होते हैं वो मुद्रा के अंदर
काफ़ी बदलाव किए जाते हैं, क्योंकि प्रशा का सारा सिस्टम वहीं पर लगा जाता, जो प्रशा के अंदर सुधार थे वही सारे जर्मनी के अंदर लागू कर दिए जाते हैं। मुद्रा में, बैंकिंग में, कानून में, न्यायिक व्यवस्था में, इस तरह से हर जगह आधुनिकीकरण किया जाता है जर्मनी का। और जर्मनी एक मॉडल के रूप में कहीं ना कहीं पूरे यूरोप के अंदर निकल कर आता है। और आपने देखा होगा कि प्रथम विश्व युद्ध हो चाहे द्वितीय विश्व युद्ध हो, उसमें जर्मन कहीं ना कहीं एक पावरफुल कंट्री के रूप में आता है। और उसके पीछे कहीं ना कहीं किसका हाथ रहा होगा? प्रशा के द्वारा, ऑटोमन बिस्मार्क के द्वारा किया गया जर्मनी का एकीकरण ही वो बेस था, जहाँ से जर्मनी एक पावरफुल कंट्री के रूप में पूरे विश्व के सामने निकल कर आया। और जो भी हमारे 2 विश्व युद्ध हुए हैं, प्रथम 1914 से 1918 और द्वितीय जो आपका रहा है, वहाँ पर जर्मन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और मैंने अब शुरुआत में बताया था कि जो राष्ट्रवाद की भावना के कारण जो जर्मन है 1945 में जहाँ इसको अलग अलग कर दिया गया था, पूर्वी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी, बाद में लोगों के अंदर वो भावना थी कहीं न कहीं आपस में जुड़ने की, और इसको इकट्ठा कर दिया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब परिस्थितियाँ अनुकूल होती हैं तो ये जर्मन जो अलग अलग बंट गया तो इकट्ठा हो जाता है। और कई बार हम ये भी देखते हैं कि ऑटोमन बिस्मार्क के द्वारा जो किया गया प्रयास किस तरह से सफल होता। हम ये कह सकते हैं ऑटोमन बिस्मार्क ने जो प्रयास किया था वो सफल रहा, और इस तरह से जर्मनी का एकीकरण कर दिया जाता है। ये प्रक्रिया शायद आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से 1848 में किया गया प्रयास असफल होने के बावजूद राजाओं के दिमाग में अब अपनी निरंकुशता को छोड़ने का मन में आती है उनके। और प्रशा के जो राजा है विलियम काइजर विलियम प्रथम, उसके द्वारा ऑटोमन बिस्मार्क के द्वारा किस तरह से जर्मन का एकीकरण किया जाता है, मैंने ये प्रक्रिया आपके सामने रख दी है कि जैसी भी मेरे से बनी, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आई होगी। एक बार आप इसको बुक से ज़रूर पढ़ लेना, तो आपके सामने जो तस्वीर मैंने बनाई है वो कहीं ना कहीं एक वीडियो के रूप में ज़रूर आएगी आपके सामने जब आप उसको पढ़ोगे, क्योंकि मैंने उन्हीं पॉइंटों को उठाया है, कहीं बाहर से कोई चीज़ें नहीं की है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने थोड़ी सी समझाने के लिए बाहर से ली हैं, तो उन चीज़ों को भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से ऑटोमन बिस्मार्क के प्रयासों से जर्मनी का एकीकरण हो जाता है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी वो आएगी इटली का एकीकरण, वो इससे भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इससे भी बेहतर तरीके से प्रयास रहेगा मेरा, उसको मैं लेकर आऊँ ताकि वो बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आए। और कई बार प्रश्न ये भी आ जाता है कि भारत का जर्मनी के साथ कैसा संबंध रहा है, प्रश्न नहीं आता, मतलब कई बार पूछा जाता है बस जर्मनी के भारत के साथ कैसे संबंध रहे हैं, काफ़ी अच्छे रहे हैं। आपने अगर 9th क्लास में हिटलर को पढ़ा होगा, जर्मनी में किस तरह से वो नाथसीवाद को लेकर आता है, और जो भारत के बहुत बड़े क्रांतिकारी रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनका हिटलर के साथ कितना अच्छा संबंध था, ये भी जग जाहिर है। किस तरह से जापान जर्मन के साथ भारत के संबंध रहे हैं, काफ़ी अच्छे रहे हैं। और हरियाणवी साहित्य में तो बहुत सारी रागनियाँ किस्से ऐसे बने हैं जहाँ पर हिटलर और सुभाष चंद्र बोस की दोस्ती को दिखाया जाता है। और पंक्तियाँ हैं कि जो कहीं ना कहीं हमें गर्व महसूस करवाती है कि हिटलर के साथ या जर्मनी के साथ भारत के संबंध रहे हैं। जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के अंदर सुभाष चंद्र बोस जाते हैं तो वहाँ पर ऐसा कहा जाता है, जो कवि ने वर्णन किया है कि उनका बहुत भव्य स्वागत वहाँ पर किया जाता है, फूल बरसाकर मालाओं के द्वारा उनका स्वागत किया जाता है। और उस दौरान की कुछ पंक्तियाँ हैं जो मैंने कभी नहीं गाई है, लेकिन फर्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि जर्मनी का भारत के साथ कैसा संबंध रहा उसको कुछ पंक्तियों के द्वारा आपको समझाएं। फर्स्ट प्रयास है सुर ताल से इनका कोई संबंध नहीं है। वो कोई भी, जब हम नाटक मूवी देखते हैं ना, उससे पहले आती है कि जितनी भी घटनाएं उनका इन हमारे पात्र की घटनाओं का ओरिजिनलिटी से कोई संबंध नहीं है किसी व्यक्ति विशेष से। तो इसी तरह सुर ताल से कोई मतलब नहीं, सिर्फ कुछ पंक्तियाँ मैं गुनगुनाऊंगा, उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद भी आएगी। देखिए, एर घड़ी ना बित्ती ना पल गुजरे, एक उतरिया जाज शिखर तैरे, बरसन लागे फूल बोस पे जब हाथ मिल्या हिटलर तै। घड़ी ना बीती ना पल गुजरे, एक उतरिया जाज शिखर तैरे, बरसन लागे फूल बोस पे जब हाथ मिल्या हिटलर तै। एरा हंस हिटलर ने कोड़ी भर ली सच्चे यार बोस की रे, जय हिंद और नमस्ते ली दिलदार बोस की रे, सब ते ज़्यादा इज्जत राखी दरिया पार बोस की रे,
आगे बैंड बजाए और पीछे कारबोस की रे। जर्मन की जनता खुश होगी, जर्मन की जनता खुश होगी, मिल भारत के लीडर तय। बरसन लागे फूल बोस पे जब हाथ मिला हिटलर तय। हाँ, बरसन लागे फूल बोस पे जब हाथ मिला हिटलर तय। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ मेरा प्रयास आपको ज़रूर पसंद आएगा। काफ़ी मेहनत करते हैं हम इस चीज़ के ऊपर, गर्मी के अंदर शूट किया जाता है, तो प्लीज़ आप ऐसे ही आनंद लीजिए। और हाँ, आप हमें मोटिवेट कीजिए, हमारे चैनल को हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, प्रेस द बेल आइकन, ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और नेक्स्ट देखते हैं इटली का एकीकरण, इससे भी कहीं बेहतर अंदाज में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।